हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपनी नई सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे बीएसएफ आरओआरएम 2022 के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पीसीएम के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये पहले हम फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे क्योंकि फिजिक्स का सबसे ज़्यादा वेटेज है। 40 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से पूछे जाएंगे, इसीलिए फिजिक्स को आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है। तो इसीलिए मैंने फिजिक्स से स्टार्ट किया है। तो आज की इस वीडियो में हम काइनेमैटिक्स से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो लेवल मैंने बिल्कुल जो आपका एग्जाम आ सकता है बीएसएफ आरओआरएम का, उसी के अकॉर्डिंग रखा है, जिससे कि आप आसानी से आप अच्छे से प्रेपरेशन कर पाएंगे और जो लेवल आएगा उस लेवल को जो एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, उसी के अकॉर्डिंग आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो के सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे हैं। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा बीएसएफ जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, उसके भी मैंने कई सारे मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए हैं चैनल पर। अगर आप उसकी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो उसके मॉक टेस्ट भी देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है। तो फटाफट से आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम काइनेमैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा एक सत्य कथन है। पहला बोला गया है मास इज ए स्केलर एंड वेट इज अ वेक्टर। मास इज वेक्टर एंड वेट इज स्केलर, बोथ आर वेक्टर्स, बोथ आर स्केलर्स। तो आपको पता होगा मास और वेक्टर दो क्वांटिटीज होती हैं, सॉरी मास और वेट। ठीक है, मास और वेट, तो मास और वेट दोनों अलग चीजें होती है। मास कहीं पर भी चेंज नहीं होता, ये हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, जबकि वेट जो है वो डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर कि कितनी ज़्यादा ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगाया जा रहा है। तो वेट क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है, और फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वेट भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। जबकि मास क्या होता है, ये सिंपल आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है, जिसको एल्जेब्रिकली हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मास क्या हो जाएगा, मास एक स्केलर है और वेट क्या है, वेक्टर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है दो फोर्स है 30 न्यूटन और 40 न्यूटन के, जो कि परपेंडिकुलरली किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किए गए हैं। तो हमें बताना है रिजल्टेंट फोर्स। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ये आता है। ठीक है, पैरेललोग्राम से भी आ सकता है, ट्राइंगल से भी आ सकता है, कॉस थीटा। अब क्योंकि यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 क्या होता है, 0। तो कॉस 90 0, ये पूरी की पूरी टर्म 0। क्योंकि यहाँ पर फोर्स दिया है तो अपना जो नेट फोर्स आएगा, रिजल्टेंट फोर्स, वो क्या हो जाएगा, फोर्स 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में फोर्स 2 का स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 30 का स्क्वायर प्लस में 40 का स्क्वायर। तो क्योंकि 3 और 4 और 5 ये ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए, तो यहाँ पर 3 को क्या कर दिया 10 से इंटू यानी कि 30, 4 को कर दिया 10 से इंटू 40। तो आंसर क्या आएगा, 5 को करना पड़ेगा 10 से इंटू, दैट इज 50। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 50। नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, 30 का स्क्वायर होता है 900, 40 का स्क्वायर होता है 1600, 1600 900 2500, 2500 का रूट क्या होता है 50। तो नेट रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 50 न्यूटन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसमें पूछा गया मिनिमम वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में आपने पढ़ा होगा कि जो वर्क होता है वो क्या होता है, वर्क को हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वर्क क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से आप वर्क निकाल सकते हो। तो यहाँ पर क्योंकि कोई पार्टिकल है जो कि मोशन में है, 2 किलो का पार्टिकल है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, उसको हमें रोकना है। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए क्योंकि हम उसको स्टॉप कर रहे हैं। और मास मास आपका वही का वही बना रहेगा, यानी कि वर्क बराबर क्या हो जाएगा, मास इंटू में ये आ जाएगा आपका यहाँ से जो आपका 1/2 mv स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ से मैं 1/2 और लिख देता हूँ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv स्क्वायर।
तो इसमें क्या करना है हमें, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी और फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी है, तो इनिशियल वेलोसिटी यानी का u का स्क्वायर माइनस में v का स्क्वायर। तो यहाँ से रख लेते हैं, वर्क डन आ जाएगा कि कितना वर्क करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। सो 1/2, मास कितना दिया हुआ है, मास है अपना 2 kg, और u स्क्वायर, u यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 20 का स्क्वायर माइनस में v का स्क्वायर, v क्या है 0 फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर दैट इज 400, और वर्क की यूनिट क्या होती है जूल, तो 400 जूल क्या आ जाएगा आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी 400 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल गया रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये आपको पता ही होगा कि न्यूटन का सेकंड लॉ है डायरेक्टली, कि न्यूटन ने क्या बोला था, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है उसका जो आप कह सकते हैं कि चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज होता है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही क्या होता है, फोर्स, यानी कि वो फोर्स पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा उसके टाइम के रिस्पेक्ट में उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी। तो आपने ये पढ़ा होगा कि फोर्स इज नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो dp/dt क्या होता है, फोर्स। तो ये फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। यहीं से आपने पढ़ा होगा कि मास होता है, p की जगह लिख सकते हो mv, m को बाहर निकाल लेते हैं डेरिवेटिव से, तो यहाँ से आ जाता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डायरेक्टली फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मोमेंटम के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दैट इज फोर्स। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल फॉर 0 एक्सेलरेशन इज। तो देखिए एक हमें ग्राफ बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो बना लेते हैं। ये है वेलोसिटी, ये है टाइम, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पर टाइम है, ये वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है। हमें बोला गया एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। एक्सेलरेशन 0 का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट बनी हुई है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता ही क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट बनी हुई है, तो मान लेते हैं अगर वेलोसिटी कहीं यहाँ होगी तो वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही, बल्कि एग्जैक्टली एक ही पोजीशन पर बनी हुई है। तो इस तरह का कोई ग्राफ आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन का वैल्यू 0, ठीक है, वेलोसिटी क्योंकि चेंज ही नहीं हो रही है। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल बना है किस एक्सिस के, टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए दैट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल टू टाइम एक्सिस बनेगा जब एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, 0। इस क्वेश्चन में हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी, इनमें से कौन सी वेलोसिटी बड़ी है, ये हमें बताना है। तो ये पढ़ रखा है हमने कि एक्सटी ग्राफ जो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, उसका जो स्लोप होता है, ठीक है, स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस के साथ या टाइम एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाया जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं स्लोप। तो स्लोप किसके बराबर होता है, स्लोप होता है tan थीटा के बराबर। तो यहाँ से हमें दोनों थीटा का वैल्यू निकाल लेना है, tan लगाकर। tan थीटा जो भी वैल्यू बड़ा होगा उसकी ही वेलोसिटी ज़्यादा होगी। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जितनी ज़्यादा कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पास होती है ना, जैसे ये वाई एक्सिस है, तो जितनी ज़्यादा लाइन स्टीप होगी, खड़ी होगी एकदम, उतनी ही ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होगी। तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा। तो निकाल भी लेते हैं, जैसे बी की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बी ये हो जाएगा 60 डिग्री बना रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ, तो tan 60, और tan 60 का वैल्यू आपको पता ही होगा कितना होता है, तो tan 60 होता है √3। तो वेलोसिटी क्या आ गई, √3 मीटर पर सेकेंड। वहीं वेलोसिटी ऑफ ए निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगी tan 30, और tan 30 का वैल्यू पता है 1/√3, ठीक है, 1/√3। तो इसमें वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है, बी की वेलोसिटी ज़्यादा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी, वेलोसिटी ऑफ ए इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ बी। इनका कई बार रेशियो भी पूछ सकते हैं वो आपसे, क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन में वेलोसिटी ऑफ बी। तो क्या करना है, दोनों की वेलोसिटी निकालो tan थीटा से, दोनों को डिवाइड कर दो, वहाँ से रेशियो आ जाएगा। तो किसी भी तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है काफ़ी। इसमें बोला कैन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज बी ग्रेटर देन द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ईदर बॉडी। क्या किन्हीं दो बॉडी की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो उन दोनों की जो एक्चुअल वेलोसिटी है, सेपरेट वेलोसिटी है, उनसे ज़्यादा हो सकती है, ये पूछा है इसमें। तो देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझाता हूँ। जैसे कोई पार्टिकल है, यहाँ इस डायरेक्शन में चल रहा है ए पार्टिकल, ठीक है, इसकी वेलोसिटी है वी ए, वेलोसिटी ऑफ ए।
एक पार्टिकल है जो कि इस डायरेक्शन में आ रहा है, बी पार्टिकल है और इसकी वेलोसिटी है वी बी। अब अगर मैं इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ तो क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा, यानी कि हो जाएगी नेगेटिव वी बी वेलोसिटी, ये हो जाएगी पॉजिटिव वी ए वेलोसिटी। और अगर मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये क्या होता है, वी ए बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस में वेलोसिटी ऑफ बी, ये होता है। और क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बी ऑलरेडी माइनस है, नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, और प्लस में वेलोसिटी ऑफ बी। तो क्या हो गया, दोनों की वेलोसिटी ऐड हो चुकी है। तो क्योंकि अब दोनों की वेलोसिटी ऐड हो चुकी है तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों की जो सेपरेट वेलोसिटी अलग अलग, उनसे ये बड़ी आ जाएगी, ये वाली रिलेटिव वेलोसिटी। तो बिल्कुल ये केस पॉसिबल है कि जब कभी भी दो बॉडीज चल रही हैं तो उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी होगी सेपरेट वेलोसिटी से ज़्यादा आ सकती है, और इवन उससे कम भी आ सकती है दोनों की सेपरेट वेलोसिटी से, अगर दोनों क्या चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में चल रही होंगी। तो उसमें माइनस हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, तो उसमें उन दोनों की वेलोसिटी से कम भी आंसर आ सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कौन सा ग्राफ इसमें से पॉसिबल है। तो पहला वाला ग्राफ दिया है इसमें एक्स टी यानी कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, दूसरा वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, तीसरा स्पीड और टाइम का ग्राफ है, चौथा टोटल पाथ और टाइम का ग्राफ है। तो देखिए स्पीड क्या है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्पीड हमने पता है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो वो कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती क्योंकि डायरेक्शन पर डिपेंड ही नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर मुझे पहली बात तो ये ग्राफ जो है वो नेगेटिव यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में बनता हुआ भी दिख रहा है। दूसरी बात, अगर मैं सपोज यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से ड्रॉ करता हूँ तो टाइम एक्सिस पर यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ पर दो पोजीशन मुझे दिख रही है, यानी कि इस वाले पोजीशन पर इस वाले टाइम पर ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड कुछ ये है, और इसी पर्टिकुलर टाइम पर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, एक दूसरी भी है। तो एक ही पर्टिकुलर टाइम पर किसी ऑब्जेक्ट की दो अलग अलग स्पीड पॉसिबल नहीं हो सकती, इसीलिए ये वाला ग्राफ क्या है, गलत। तो ये तो गलत हो गया। बी की बात कर लेते हैं, तो बी में भी सेम लॉजिक लगाना है। अगर मैं ऐसी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं वाई एक्सिस के या वेलोसिटी एक्सिस के, तो एक ही पर्टिकुलर टाइम पर मुझे क्या मिल रही है, दो दो वेलोसिटीज मिल रही है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस वाले पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी पॉजिटिव मिल रही है, वहीं इसी पर्टिकुलर टाइम पर मुझे वेलोसिटी क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। तो एक टाइम पर या तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, दोनों वेलोसिटी नहीं हो सकती, तो ऑप्शन बी भी गलत है। फिर स्पीड टाइम का ग्राफ है, तो स्पीड में आप देख ही सकते हैं ये ग्राफ कुछ इस तरह से बना रखा है, और ये वाला एरिया क्या है, पूरा नेगेटिव है। और स्पीड मैंने बताया स्केलर क्वांटिटी होती है तो वो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, लेकिन इसमें स्पीड नेगेटिव दिखाई है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन है टोटल पाथ लेंथ। तो टोटल पाथ लेंथ क्या होती है, अगेन एक स्केलर क्वांटिटी है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में आप जाएं वो ऐड होती चली जाती है, यानी कि वो कभी भी कम नहीं होती, बेशक से आप वापस इनिशियल पोजीशन पर ही चल कर क्यों ना आ जाएं। ठीक है, तो जैसे यहाँ से कोई चलना स्टार्ट हुआ, ए से बी यहाँ पर गया, ठीक है, और वापस वो मान लेते बी से ए आ गया, तो इस पोजीशन में क्या हुआ, ए से चलना स्टार्ट हुआ, वापस ए पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, लेकिन टोटल पाथ लेंथ जीरो नहीं होगा, बल्कि वो ट्वाइस ए बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए बी वाली डिस्टेंस दो बार कवर किया, तो टोटल पाथ लेंथ कभी भी कम नहीं हो सकती, वो हमेशा बढ़ती ही चली जाती है। लेकिन इस ग्राफ में क्या दिखा है, पहले टोटल पाथ लेंथ बढ़ रही है, यहाँ से बढ़ रही है, लेकिन फिर क्या हो गई, कम हो गई, फिर दोबारा बढ़ रही है, तो ऐसा टोटल पाथ लेंथ में केस पॉसिबल नहीं है, यानी कि चारों ऑप्शंस गलत है। तो ऑप्शन नंबर ई क्या है करेक्ट आंसर, दैट इज नन। इस क्वेश्चन में बोला गया एक कार मूव कर रही है 36 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, तो 36 मीटर वो ईस्ट डायरेक्शन में गई, ठीक है, ये ईस्ट हो गया, एंड 48 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, 48 मीटर वो गई है नॉर्थ डायरेक्शन में। फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। तो इनिशियल ये था, फाइनल ये था, यानी कि ये वाली मिनिमम डिस्टेंस जो है यही है इसका डिस्प्लेसमेंट। ये एक ट्राइंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकते हैं। अब पाइथागोरस भी आपको ये नहीं करना कि 36 का स्क्वायर निकालने लग जाओ फिर 48 का। 36 का मतलब क्या होता है, 36 लिखा है 6 इंटू में 6, और 48 क्या है, ये लिखा है 6 इंटू में 8, ठीक है, या 8 इंटू में 6। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये लेंथ 6 का मल्टीपल आ रहा है, और यहाँ पर भी 6 का मल्टीपल आ रहा है। बेसिकली ये 6 था,
ये 8 था, और ये कितना होगा, क्योंकि 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट होता है, यानी कि 10 होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इन सभी को 6 से इंटू कराया, 6 को 6 से कराया 36, 6 को ये 8 को 6 से कराया 48, तो सिमिलरली 10 को भी हमें 6 से इंटू कराना पड़ेगा, यानी कि क्या आ जाएगा 60। तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 60 मीटर। और अगर आप पाइथागोरस प्योरली लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। स्क्वायर निकालना पड़ेगा 36 का, 1296 और 48 का, उन दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट निकाल लेना, वहां से आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 60 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला क्या है, अ कार मूविंग विद वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, अ मैन मूविंग विद a velocity of 10 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू मैन ये हमें निकालना है VCM। तो ये क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ कार आ जाएगा माइनस में वेलोसिटी ऑफ मैन आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि वेलोसिटी ऑफ कार 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो अगर मैंने कार को पॉजिटिव लिया है और मैन क्या है, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इसको मैं मान लेता हूँ नेगेटिव ले लेता हूँ, तो नेगेटिव की 10 आ जाएगा ये, और नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, तो 60 और 7 दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर क्या है इसका करेक्ट आंसर। इसमें हमें निकालना है नेट डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बना हुआ है, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, आप देख भी रहे हैं ये वाला हिस्सा नेगेटिव है, ठीक है, और दो हिस्से क्या है पॉजिटिव है, और दोनों का जो ये बेसिकली ग्राफ दिया हुआ है 50-50-50 का है। तो अगर मैं यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देखूँ 50, यहाँ से देखूँ -50, यहाँ से देखूँ तो +50, तो -50 +50 कैंसिल, बचेगा क्या 50, यानी कि ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका प्लस का 50। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 50। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका 50 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी यूनिट दी हो। इसमें हमें निकालना है ये नेट डिस्प्लेसमेंट। तो आपने देखा ही होगा अगर VT ग्राफ होता है ये कुछ इस तरह, तो VT ग्राफ में क्या होता है, कोई भी ग्राफ बना हुआ उसके अंडर जो एरिया आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा ये जो एरिया होता है इसको ही बोला जाता है क्या डिस्प्लेसमेंट। वहीं VT ग्राफ का जो स्लोप होता है वो देता है एक्सेलरेशन, वहीं VT ग्राफ का जो एरिया होता है अंडर द कर्व उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो इस ट्राइंगल का एरिया मैं निकाल लेता हूँ, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ट्राइंगल की हाइट कितनी दी हुई है, ये है 10, और बेस कितना हुआ है, ये है 5। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट, तो 10 इंटू में 5, 2 से काटूंगा 5 पर कैंसिल होगा, 5 5 25, दैट इज आंसर क्या आ जाएगा 25 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 25 मीटर का, ये यूनिट मीटर्स में दी हुई है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 25 मीटर। नाउ इसमें निकालना है हमें पार्टिकल है जो कि स्टार्ट से रेस्ट से स्टार्ट हुआ है एंड इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू। तो इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है किस तरह से प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। तो अगर मैं एक काइनेमेटिक की इक्वेशन है, जैसे S बराबर क्या होता है UT प्लस में हाफ AT²। ये इक्वेशन मैंने क्यों लगाई, क्योंकि मुझे रिलेशन निकालना है डिस्प्लेसमेंट का, और यहाँ पर मुझे इनिशियल वेलोसिटी भी पता है 0 है और एक्सेलरेशन भी बोला है कांस्टेंट है। तो डायरेक्टली मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है यानी कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो u का वैल्यू 0, u 0 तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो S बराबर क्या आ जाएगा 1/2 AT²। अब क्योंकि 1/2 एक कांस्टेंट है, नंबर है, और एक्सेलरेशन इन्होंने ऑलरेडी बोला है ये भी कांस्टेंट है, तो S क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शन हो जाएगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम के स्क्वायर के। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ टाइम। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्क्वायर ऑफ टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्क्वायर ऑफ टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस क्वेश्चन में बताना है अगेन एक्सेलरेशन किस ऑब्जेक्ट का ज्यादा है, ए का या बी का। तो मुझे पता है VT ग्राफ का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन देता है। तो ए का स्लोप कितना है, ए का जो थीटा है 25 डिग्री, बी का थीटा कितना है, तो बी का देखिए कैसे निकालेंगे, ये ओवरऑल पूरा 90 डिग्री का एंगल होता है, ये 25
तो ये पूरा वाला जो एंगल होगा यानी कि एंगल बी कितना बन रहा है यहाँ पर 25 और ये 40 कितना हो जाता है 65, तो बचेगा कितना 25। तो 25 यानी कि 50। तो जो ये बी की वेलोसिटी आएगी वो 1050 आएगी, ठीक है, जो स्लोप निकलेगा, और ए का क्या निकलेगा 1025। अब क्योंकि 1025 जो है वो छोटा है 1050 से, इसका मतलब बी की वेलोसिटी सॉरी बी का जो एक्सेलरेशन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वीटी ग्राफ क्या देता है एक्सेलरेशन, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें बोला गया बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ 25 मीटर। तो एक बिल्डिंग से जो कि 25 मीटर ऊंची है एक बॉल फेंकी जाती है वेलोसिटी यू से, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंकी गई है इसलिए मैंने वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया है। फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द ग्राउंड हाउ हाई विल द बॉल राइज फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि क्या बोला गया है जो बॉल है वो कितना ऊपर तक जाएगी ग्राउंड से, यानी कि ग्राउंड से हमें बतानी कितनी हाइट तक जाएगी। तो बॉल एक पर्टिकुलर हाइट पर जाने के बाद रुक जाएगी, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो मुझे v पता है कितना है 0, u पता है 20 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम आसानी से फॉर्मूला लगा सकते हैं काइनेमेटिक की। एक इक्वेशन क्या होती है v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए एस, ठीक है। तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं s क्या है जो जितनी हाइट तक वो जाएगी, यानी कि अगर मैं s को h लिख देता हूँ तो v का वैल्यू क्या है 0, 0 का स्क्वायर माइनस में u कितना है 20, यानी कि 20 का स्क्वायर बराबर है ट्वाइस ऑफ ए एस। ए क्या है यहाँ पर g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू कितना ले लेता हूँ मैं माइनस का 10। माइनस क्यों लिया क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, तो नीचे सारी चीज़ें नेगेटिव ऊपर सारी चीज़ें पॉजिटिव। एस की जगह लिख लिया एच, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 20 का स्क्वायर, तो ये 20 का स्क्वायर 400 और माइनस का निशान, तो माइनस 400 यहाँ से आ गया। और ये 2 इंटू में माइनस 10 कितना माइनस का 20, माइनस 20 इसके नीचे ले आता हूँ, ये बराबर किसके है एच के बराबर, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से ये 20 पर कैंसिल, तो हाइट कितनी आ जाएगी 20, ठीक है। तो ये हाइट 20 कितनी आई है, ये तो बिल्डिंग से आई है यहाँ तक की हाइट, लेकिन बिल्डिंग की हाइट को भी ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी थी 25, तो 20 प्लस में 25 ओवरऑल कितना हो जाएगा 45 मीटर, यानी कि टोटल हाइट कितनी आएगी 45 मीटर ग्राउंड से। जबकि बिल्डिंग से पूछते तो कितनी आती, ये आती अपनी 20 मीटर्स, ठीक है। तो बिल्डिंग से 20 मीटर, ग्राउंड से 45 मीटर। इस क्वेश्चन में बोला गया प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैक्सिमम रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2/√3 टाइम्स द एक्चुअल रेंज। तो आपको रेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो कि होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, ठीक है। और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर अपॉन में जी, क्योंकि मैक्सिमम रेंज का केस तब बनता है जब थीटा का वैल्यू 45 हो जाएगा, तो 45 इंटू में 2 ये 90, साइन 90 होता है 1, तो यू स्क्वायर अपॉन में जी आ जाएगा। तो इन्होंने बोला है मैक्सिमम रेंज, यानी कि ये वाली रेंज मैक्सिमम रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2/√3 टाइम्स, 2/√3 टाइम्स ऑफ एक्चुअल रेंज। एक्चुअल रेंज ये है इसका 2/√3 टाइम्स है। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा का वैल्यू निकालना है। तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, √3 को ऊपर ले आते हैं, 2 को नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा √3/2 इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। तो मुझे पता है साइन के किस एंगल पर √3/2 आता है, तो ये आता है 60 डिग्री पर, मतलब कि 2 थीटा जो पूरा एंगल है वो 60 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तभी तभी √3/2 आएगा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से 30 डिग्री आ जाएगा। तो आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए दैट इज 30 डिग्री। 17 में बोला गया डिस्प्लेसमेंट की एक इक्वेशन दी है इस तरह से, तो वेलोसिटी बतानी है टाइम बराबर 4 सेकंड पर। तो वेलोसिटी क्या होती है v इज नथिंग बट ds/dt, जो भी फंक्शन दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का उसको हम क्या करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं। तो 3t² का डेरिवेटिव क्या होता है 6t। आई होप आपको बेसिक रूल याद ही होगा डेरिवेटिव का, x की पावर n वाला। 5t का डेरिवेटिव 5, 4 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, तो 60 प्लस में 5, t की जगह 4 रख देता हूँ, तो 6 इंटू में 4 प्लस में 5, तो ये आ जाएगा 29 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है अपनी वेलोसिटी आ जाएगी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एट टाइम इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड।
विच इज़ नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी नहीं है? तो टॉर्क भी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, जो कि एक तरह का फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट को घुमाने में जो यूज किया जाता है। लीनियर मोमेंटम ये भी आपका वेक्टर होता है, मास इनटू में वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये भी क्या होती है? ये भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वहीं वर्क जो है, वर्क एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, क्योंकि वर्क को हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। तो वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। 19 में पूछा गया है इफ द गिवन वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 8k कैप, और दूसरा वेक्टर है 4i कैप माइनस में 4j कैप प्लस में xk कैप। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उसके बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। यानी कि i को i कैप के साथ, j को j कैप के साथ, k को k कैप के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? हमेशा 0। तो करके देख लेते हैं। 2i और 4i, तो 2 4 जा 8, फिर ये 3j और माइनस का 4j, तो 3j माइनस 4j कितना? 3 इंटू में 4 माइनस का 12, और 8 इंटू में x, तो ये आ जाएगा 8x इक्वल्स टू 0। तो 8 में से 12 जाएगा, माइनस का 4 आएगा, -4 प्लस में 8x, -4 को उधर ले जाते हैं, प्लस का 4 आ जाएगा, तो 8x बराबर हो जाएगा 4। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 4/8, दैट इज 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1/2। ये किसका वैल्यू है? x का वैल्यू। तो जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो हमेशा उनका आई कैप, जे कैप, के कैप को मल्टीप्लाई करके 0 के इक्वल रख दें, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, इसमें बोला गया है इफ अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री विद द ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी 50 फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स इट विल रिमेन इन द एयर। यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, कितनी देर तक वो हवा के अंदर रहेगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पार्टिकल को इस तरह से फेंका जाता है तो इसमें कितने टाइम तक ये हवा में पार्टिकल रहा, वो बताना है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी। तो रख लेते हैं फॉर्मूले में, 2u का वैल्यू कितना है? 50, साइन थीटा, थीटा का वैल्यू दिया 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना होता है? 1/2 अपॉन में जी का वैल्यू 10 रख लेते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, 10 से ये 5 पर कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 5 सेकंड के लिए। यानी कि ये ऑब्जेक्ट 5 सेकंड तक हवा में रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए काइनेमेटिक्स से रिलेटेड। इसके कुछ और अलग अलग करके पार्ट्स आएंगे, और पहले हम फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, देन केमिस्ट्री, और उसके बाद मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।